नमस्कार। आज की इस गहरी चर्चा में ना हमारा मिशन एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत गहरे सवाल का जवाब ढूंढना है। हम्म। मतलब एक ऐसा सवाल जिसने शायद सदियों से इंसानों को परेशान कर रखा है कि भाई इस जीवन को आखिर जिया कैसे जाए। सही बात है, ये तो हम सब सोचते हैं। हाँ ना, मतलब क्या हम हर चीज को अपने कंट्रोल में लेने के लिए लगातार कर्म करते रहें या फिर सब कुछ नियति और भगवान के भरोसे छोड़कर बस आराम से बैठ जाएं। ये सच में एक बहुत बड़ा डिलेमा है। तो इसी उलझन को सुलझाने के लिए आज हमारे पास जो सोर्स है वो है किताबी दुनिया सनातन विजडम की जो सीरीज है ना, फ्री विल बनाम डेस्टिनी। बहुत ही बेहतरीन सीरीज है वो। बिल्कुल। और आज हम उसके छठे एपिसोड के बहुत ही डिटेल वाले नोट्स पर चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा मिशन यही है कि कर्म और समर्पण, मतलब एक्शन और सरेंडर के बीच वो सही बैलेंस कैसे बनाया जाए, ताकि बिना किसी स्ट्रेस के एक शांत जीवन जिया जा सके, है ना। एकदम सही। तो इस चर्चा को शुरू करने के लिए जरा एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए एक तेज रफ्तार गाड़ी हाईवे पर दौड़ रही है। अच्छा, ठीक है। अब इस गाड़ी को चलाने वाले दो बिल्कुल अलग अलग तरह के ड्राइवर हो सकते हैं। पहला वो इंसान है जिसने स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से जकड़ रखा है कि उसके हाथों की नसें तन गई हैं। फुल कंट्रोल वाली सिचुएशन। हाँ, उंगलियों में दर्द हो रहा है और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर है। उसे लगता है कि अगर उसने एक सेकंड के लिए भी पकड़ ढीली की ना तो बस सब खत्म हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ये एक एक्सट्रीम हो गया। और दूसरा व्यक्ति, वो कुछ ज्यादा ही आध्यात्मिक या शायद लापरवाह हो गया है। उसने स्टीयरिंग पूरी तरह से छोड़ दिया है और आराम से पिछली सीट पर जाकर बैठ गया है। अरे बाप रे। वो सोच रहा है कि ऊपर वाला खुद गाड़ी चलाएगा, जो किस्मत में होगा वो अपने आप हो जाएगा। देखिए, ये एक बहुत ही सटीक और पावरफुल एग्जाम्पल दिया आपने। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात जो नोट्स बताते हैं वो ये है कि ये दोनों ही सिचुएशंस ना एंड में एक भयानक एक्सीडेंट की तरफ ही ले जा रही हैं। हाँ, मतलब दोनों ही तरीके गलत हैं। बिल्कुल। अगर हम इन नोट्स के पिछले हिस्सों का कॉन्टेक्स्ट देखें तो इस सीरीज में पहले ही ना फ्री विल, डेस्टिनी, अहंकार और साक्षी भाव जैसे बहुत ही भारी टॉपिक्स कवर किए जा चुके हैं। वो काफी डीप फिलॉसफी थी। हाँ, लेकिन उन सब थ्योरी को समझने के बाद अब ये सोर्स एकदम प्रैक्टिकल लेवल पर आ गया है। क्योंकि देखिए, बड़े बड़े सिद्धांत अपनी जगह है, लेकिन एक आम मंगलवार की सुबह जब ऑफिस जाना हो और ईएमआई भरनी हो, एग्जैक्टली जब आप पर जिम्मेदारियों का बोझ हो, कैरियर की चिंता हो, तब इन बातों को रियल लाइफ में कैसे लागू करें। सोर्स के अनुसार समाज में आम तौर पर यही दो एक्सट्रीम्स देखने को मिलते हैं। मतलब या तो इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है या फिर बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, एक तरफ वो लोग हैं जो हद से ज्यादा एंजाइटी में जी रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सब भगवान की मर्जी है कहकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। बिल्कुल। और सच कहूं तो ये जो सब कुछ भगवान पर छोड़ दो वाली मानसिकता है ना, ये अक्सर हमारी अपनी कमियों या हमारे आलस को छुपाने का बहुत ही सुविधाजनक बहाना बन जाती है। एकदम सही पॉइंट पकड़ा आपने। जब हम मेहनत नहीं करना चाहते तो हम उसे समर्पण या सरेंडर का नाम दे देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सब कुछ मेरे ही कंट्रोल में है, ये इंसान के बहुत ही गहरे अहंकार को दिखाता है। और यही अहंकार बाद में बर्नआउट का कारण बनता है। हाँ, क्योंकि दुनिया की हर चीज किसी एक इंसान के कंट्रोल में तो कभी हो ही नहीं सकती ना। सही कहा आपने। इसीलिए ये सोर्स इन दोनों ही रास्तों को खारिज करता है। ये एक बीच का रास्ता सुझाता है जो ना तो पूरी तरह से निष्क्रियता है और ना ही अहंकार से भरा हुआ कर्म। तो ये बीच का रास्ता आखिर है क्या? भगवद गीता के एक बहुत ही पावरफुल श्लोक का जिक्र किया गया है। उसे एक सीक्रेट फॉर्मूला की तरह पेश किया है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। ओहो, ये श्लोक सुनने में तो बहुत ही भारी और प्रभावशाली लगता है, लेकिन क्या हम इसे थोड़ी आम भाषा में डिकोड कर सकते हैं? हाँ, मतलब इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, अगर हम इसके शब्दों को तोड़ें तो योगस्थः का मतलब यहाँ किसी योगासन या कसरत से नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? योग का मूल अर्थ है जुड़ना या बैलेंस में रहना। तो योगस्थः का मतलब है अपने भीतर एक गहरे संतुलन में स्थित होना। और कुरु कर्माणि का मतलब है कि अपने कर्म करो, पूरे जोर शोर से एक्शन लो। मतलब काम करने में कोई कमी नहीं छोड़नी है। एकदम सही। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है संगम त्यक्त्वा। यहाँ संग का मतलब है आसक्ति या अटैचमेंट। अटैचमेंट। तो इस पूरे सीक्रेट फॉर्मूले का अर्थ हुआ कि अपने भीतर पूरी तरह से शांत रहते हुए बिना किसी अटैचमेंट के अपने पूरे सामर्थ्य के साथ कर्म करो। ओके, मतलब बाहर से आप एक योद्धा की तरह लड़ रहे हैं, लेकिन अंदर एकदम शांति है। एग्जैक्टली। भीतर एक गहरी झील जैसी शांति होनी चाहिए। पर रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ा दखल देना होगा।
मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन ये बिना किसी अटैचमेंट या चिपचिपाहट के काम करना, ये सुनने में ना किसी हिमालय वाले सन्यासी का भाषण ज्यादा लगता है। मैं समझ रही हूँ आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम सब आम इंसान है भाई, और इंसान की तो साइकोलॉजी ही यही है कि वो हमेशा रिजल्ट के लिए काम करता है। अब जैसे मान लीजिए किसी ने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया है, अपनी जिंदगी भर की सारी सेविंग्स उसमें लगा दी हैं, पिछले 10 सालों से वो इंसान दिन रात एक कर रहा है, तो वो स्टार्टअप के रिजल्ट से कैसे ना जुड़े? ये बहुत ही वैलिड सवाल है। वो कैसे कह दे कि मुझे रिजल्ट से कोई मतलब ही नहीं है? क्या ये थ्योरी रियल वर्ल्ड में आकर फेल नहीं हो जाती? देखिए, यही वो पॉइंट है जहाँ लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, और इसीलिए नोट्स के डिसीजन मेकिंग वाले हिस्से में इसका बहुत ही लॉजिकल जवाब दिया गया है। अच्छा, क्या जवाब है उसका? जब कहा जाता है कि रिजल्ट से मत जुड़ो, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको सफलता की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए। इसका सीधा कनेक्शन कॉजालिटी यानी कार्य कारण के नियम से है। कार्य कारण का नियम थोड़ा से खोल कर समझाइए प्लीज। देखिए, जब आप कोई काम करते हैं, जैसे आपने स्टार्टअप का एग्जाम्पल दिया, तो आपके कंट्रोल में क्या है? मेरा काम, मेरी मेहनत। हाँ, आपके कंट्रोल में है आपका कोड लिखना, अपनी टीम को मैनेज करना, अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाना। यह आपका 100% प्रयास है। लेकिन क्या उस स्टार्टअप की सफलता सिर्फ आपके कोड पर डिपेंड करती है? नहीं, उसमें तो और भी बहुत सी चीजें होती हैं। बिल्कुल, उसमें हजारों ऐसे वेरिएबल्स शामिल हैं जो आपके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हैं। हाँ, जैसे कि कोई अचानक आई महामारी हो गई, या सरकार ने कोई नई पॉलिसी निकाल दी। एग्जैक्टली। या फिर शेयर बाजार गिर गया, या किसी राइवल कंपनी ने अपनी कीमतें आधी कर दी। ये सब आपके रिजल्ट को इम्पैक्ट करते हैं। ये तो है। तो जब कोई इंसान रिजल्ट से बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है ना, तो वो असल में उन अनगिनत चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है जिन्हें वो कभी कंट्रोल कर ही नहीं सकता। अरे हाँ, और फिर यहीं से सारा स्ट्रेस शुरू होता है। बिल्कुल, इंसान का दिमाग ना प्रेजेंट का काम करने के बजाय फ्यूचर के हजारों डरावने सिनेरियो इमेजिन करने लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा। और इस मेंटल प्रेशर की वजह से उसकी क्रिएटिविटी और काम करने की कैपेसिटी ही कम हो जाती है। सही पकड़ा आपने। ओह, अब मैं समझ रहा हूँ। तो रिजल्ट से अनासक्ति का मतलब असल में अपने दिमाग को फालतू की चिंताओं से आजाद करना, ताकि वो सारी एनर्जी मैं आज के काम में लगा सकूं। आया गया है। वो क्या है? 100% एफर्ट और 0% अटैचमेंट। प्रयास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जब आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ उस स्लाइड को बेस्ट बनाने पर होना चाहिए। ये आपका कर्म है। और जब प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए तो क्या मुझे प्रमोशन मिलेगा या नहीं, इस चिंता को दिमाग से निकाल देना, ये समर्पण है। एकदम परफेक्ट। कर्म आपका कर्तव्य है और परिणामों को छोड़ देना आपकी मानसिक आजादी है। यार, ये वाकई में बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिया है। तो चलिए 100% एफर्ट और 0% अटैचमेंट वाले फॉर्मूले को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पे अप्लाई करके देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं। नोट्स में 3 मेन एरियाज की बात की गई है ना, रिश्ते, काम और हमारा मन। रिश्तों में तो अक्सर ये आसक्ति या अटैचमेंट सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। वहां ये कैसे काम करेगा? मैं बता रही हूँ, रिश्तों वाला हिस्सा ना इस पूरी चर्चा का सबसे आंखें खोलने वाला पार्ट है। सोर्स कहता है कि प्यार करना चाहिए, लेकिन सामने वाले को कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन प्यार और कंट्रोल तो अक्सर मिक्स हो जाते हैं ना। वही तो प्रॉब्लम है। हम इंसानों ने प्यार और कंट्रोल को एक ही चीज समझ लिया है। हमें लगता है कि अगर हम किसी की परवाह करते हैं तो हमारे पास उनके फैसले लेने का हक आ गया है। हाँ, जैसे पेरेंट्स सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे से प्यार करता हूँ तो उसे वही करियर चुनना चाहिए जो मुझे सही लगता है। बिल्कुल। या फिर पति पत्नी के रिश्ते में कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मेरे हिसाब से सोचना चाहिए। हम इसे फिक्र कहते हैं, लेकिन असल में ये क्या है? असल में तो ये सामने वाले की फ्री विल पर कब्जा करने की कोशिश है। एकदम सही। ये एक दूसरे स्वतंत्र इंसान की फ्री विल को कुचलने की कोशिश है। और रिश्तों की सारी कड़वाहट, सारे झगड़े यहीं से शुरू होते हैं। तो यहाँ कर्मयोग कैसे लागू होगा? कर्म योग कहता है कि रिश्तों में आपका कर्म ये है कि आप उन्हें बिना किसी शर्त के पूरा प्रेम दें, उनका सपोर्ट करें। लेकिन समर्पण ये है कि आप उनके फैसलों को, उनके विचारों को अपने सांचे में ढालने की जिद छोड़ दें। मतलब उन्हें वो स्पेस दें जो उन्हें चाहिए। हाँ, जब आप ये कंट्रोल छोड़ते हैं ना, तभी रिश्ते में असली आजादी और सच्चा प्यार पनप पाता है। ये एक बहुत ही कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई है। अब अगर हम लाइफ के दूसरे हिस्से पर आएं, यानी काम या वर्क, तो वहां भी तो यही चैलेंज है। काम में तो स्ट्रेस बहुत कॉमन है। हाँ ना, करियर है, ईएमआई है, सर्वाइवल की टेंशन है। इन सब के बीच पूरी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन बिना किसी स्ट्रेस के। ये कहना बहुत आसान है पर करना बहुत मुश्किल।
देखिए, मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हमने स्ट्रेस को काम का एक ज़रूरी हिस्सा मान लिया है। हमें लगता है कि अगर हम टेंशन में नहीं है मतलब हम सीरियस नहीं है। हाँ, अक्सर ऑफिस में ऐसे ही माना जाता है। लेकिन नोट्स के हिसाब से और इवन न्यूरोसाइंस के नज़रिए से देखें तो स्ट्रेस हमेशा फ्यूचर का होता है, प्रेजेंट का नहीं। क्या आपने कभी वो फील किया है जिसे साइकोलॉजी में फ्लो स्टेट कहते हैं? फ्लो स्टेट मतलब जब काम में एकदम डूब जाते हैं। एग्जैक्टली जब आप पूरी तरह से किसी काम में डूब जाते हैं तो क्या आपको कोई स्ट्रेस होता है? नहीं, उस वक्त तो बस मैं होता हूँ और मेरा काम होता है। टाइम का तो पता ही नहीं चलता है। हाँ, तो स्ट्रेस कब शुरू होता है? तनाव तो तब शुरू होता है जब मैं काम रोककर सोचने लगता हूँ कि यार इसका रिजल्ट क्या होगा, बॉस क्या बोलेगा। बस यही बात है। जब इंसान अपना 100% एफर्ट प्रेजेंट के एक्शन में लगा देता है तो दिमाग के पास फ्यूचर की डरावनी कहानियां गढ़ने का टाइम ही नहीं बचता। हाँ, मतलब प्रेजेंट में लिया गया वो फोकस्ड एक्शन ही असली कर्म है। और ये मान लेना कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, अब जो होगा देखा जाएगा, यही सच्चा समर्पण है। वाह, ये बहुत ही क्लैरिटी देता है। अब आते हैं तीसरे और सबसे चैलेंजिंग एरिया पर, हमारा अपना मन या माइंड। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। हाँ, क्योंकि जब हम शांत बैठने की कोशिश करते हैं तब भी तो मन में हजारों विचार आते रहते हैं ना। यहाँ सरेंडर या समर्पण कैसे किया जाए? मन को समझने के लिए ना सोर्स में एक बहुत ही मॉडर्न एनालॉजी दी गई है। आपने अपने ईमेल इनबॉक्स का स्पैम फोल्डर देखा है? अरे हाँ, वो तो हमेशा फालतू ईमेल से भरा ही रहता है। लॉटरी लग गई और ये सब। बिल्कुल। तो हमारे दिमाग में आने वाले जो विचार होते हैं ना, वो भी अक्सर उन स्पैम ईमेल्स की तरह ही होते हैं। अच्छा। हाँ, जो विचार नेचुरली आ रहे हैं वो तो आएंगे ही, क्योंकि दिमाग का काम ही सोचना है। ये तो प्रकृति के लेवल पर हो रहा कर्म है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब होती है जब हम हर विचार को सच मान लेते हैं और उससे जुड़ जाते हैं। मान लीजिए एक विचार आया जिसका सब्जेक्ट लाइन था तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद होने वाला है। हाँ, एंजाइटी वाला ईमेल। अब अगर आप उस ईमेल पर क्लिक करेंगे, उसे खोलेंगे और उसमें दिए गए लिंक पर चले जाएंगे तो क्या होगा? आपके शरीर में एंजाइटी का वायरस डाउनलोड हो जाएगा। मतलब आप कह रही हैं कि हमें उन ईमेल्स को डिलीट करने की कोशिश भी नहीं करनी? नहीं, क्योंकि आप जितनी ईमेल्स डिलीट करेंगे वो उतने ही और आएंगे। आपको बस उस इनबॉक्स को देखना है, एक विटनेस की तरह। हाँ, एग्जैक्टली। विचार आ रहे हैं, उन्हें एक साक्षी की तरह देखिए। आपको पता है कि वो स्पैम है, इसलिए आप उस पर क्लिक नहीं करते। उस विचार को बिना छुए बस गुजर जाने देना ही समर्पण है। इसे ही शायद साक्षी भाव कहते हैं। बिल्कुल, यही साक्षी भाव है। तो अगर इस पूरे फॉर्मूले 100% प्रयास और 0% आसक्ति को हम लाइफ के हर एरिया में अप्लाई कर दें तो नोट्स के हिसाब से इंसान के अंदर किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आता है? ये जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये वाकई चमत्कारी है। अगर हम इसे बिगर पिक्चर में देखें तो बाहर की दुनिया कभी शांत नहीं होने वाली। हाँ, बाहर तो हमेशा कुछ न कुछ उथल पुथल रहेगी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, लोगों से झगड़े, अनिश्चितता, ये सब चलता रहेगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस बैलेंस को साध लेता है तो बाहर के इस तूफान का असर उसके अंदर की शांति पर नहीं पड़ता। मतलब अंदर एक परमानेंट स्टेबिलिटी आ जाती है। हाँ, वो बाहर से लड़ रहा होता है, पूरी मेहनत कर रहा होता है, लेकिन भीतर से मुस्कुरा रहा होता है। और नोट्स कहते हैं कि गहराई से देखें तो इसी अवस्था को सही मायनों में योग कहा गया है। योग सिर्फ शरीर को तोड़ने मरोड़ने का नाम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मन की वो अजेय स्थिति है जहां बाहरी दुनिया आपके भीतर के सेंटर को हिला नहीं सकती। या ये सच में एक फाइनल क्लैरिटी है। इस सोर्स के आखिरी हिस्से का कंक्लूजन भी शायद यही है कि कर्म इंसान का कर्तव्य है। आपको रोज सुबह उठना है और अपना काम करना है, और समर्पण आपकी मानसिक शांति का सोर्स है। हाँ, मतलब ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर कोई इंसान सिर्फ कर्म करेगा और समर्पण नहीं होगा तो वो धीरे धीरे अहंकार और भयानक स्ट्रेस में जलकर राख हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर वो सिर्फ समर्पण का नाटक करेगा और कर्म नहीं करेगा तो वो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएगा, बस आलस में पड़ा रहेगा। इन दोनों के बैलेंस से ही लाइफ सही ट्रैक पर चलती है। और जब ये बैलेंस लाइफ में आता है ना, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव जो आता है वो है इंसान के अंदर से डर का पूरी तरह खत्म हो जाना। डर? किस चीज का डर? जरा सोचिए, डर हमेशा किस चीज का होता है? डर इस बात का होता है कि मुझे वो नहीं मिलेगा जो मैं चाहता हूँ, या मुझसे वो छिन जाएगा जो मेरे पास है। हाँ, मतलब डर हमेशा फ्यूचर के रिजल्ट से जुड़ा होता है। एग्जैक्टली। जब रिजल्ट से आपकी आसक्ति या अटैचमेंट ही 0 हो गई तो फिर डर कैसा? और जब डर खत्म होता है तो एंजाइटी खुद ब खुद जड़ से मिटने लगती है। और फिर विचारों में गजब की क्लैरिटी आती है। लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है।
सिंपल इसलिए हो जाती है क्योंकि हमने इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की जो इम्पॉसिबल जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी थी ना, वो भारी बोझ हमने उतार कर फेंक दिया है। ये बहुत ही रिलीफ वाली फीलिंग है। वेयानस सोर्स के मेटाडेटा में दिया गया एक थंबनेल प्रॉम्प्ट याद आ रहा है। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत विजुअल मेटाफर है। अच्छा, वो क्या है? जरा इमेजिन कीजिए, एक बहुत ही सुनहरी सुकून भरी सुबह की नर्म रोशनी फैल रही है। उस रोशनी के बीच एक व्यक्ति बहुत ही शांति, कॉन्फिडेंस और एक हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ रहा है। और उसके ठीक ऊपर आकाश से आती हुई एक हल्की सुनहरी ईश्वरीय रोशनी है, जैसे कोई डिवाइन गाइडेंस हो। हाँ, एक अदृश्य मार्गदर्शन। आप देखिए, वो व्यक्ति अपनी जगह पर रुका नहीं है, वो लगातार चल रहा है। ये उसका कर्म है, उसका 100% एफर्ट है। लेकिन उसके चेहरे पर कोई स्ट्रेस नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो उस ऊपर वाले प्रकाश के भरोसे पर चल रहा है। वो जानता है कि रिजल्ट उसके हाथ में नहीं है, ये उसका समर्पण है, उसकी 0% आसक्ति है। कर्म और समर्पण का ये जो कॉम्बिनेशन है, वही असली शांति है। बिल्कुल। तो आज के इस पूरी डीप डाइव को अगर हम समहाइज करें तो सबसे अहम मैसेज बहुत ही क्लियर है। लाइफ का सीक्रेट हर चीज को अपनी मुट्ठी में भींच लेने में नहीं है, सही कहा। बल्कि सीक्रेट ये है कि सही समय पे सही कर्म करो, अपना पूरा जोर लगा दो और फिर भीतर से सब कुछ ढीला छोड़ दो। यही वो बैलेंस है जिसकी हम सबको तलाश है। क्योंकि अंत में अज्ञान ही सारे दुखों का कारण है। जब इंसान को ये ज्ञान हो जाता है कि उसका कंट्रोल सिर्फ उसके एक्शन तक है, तो सारे मेंटल ब्लॉक्स खुद टूट जाते हैं। ये वाकई में एक बहुत ही आजाद कर देने वाली नॉलेज है। और जाते जाते ना, मैं सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी, जो नोट्स से ही इंस्पायर्ड है। हाँ, बिल्कुल, बताइए। जरा सोचिए, अगर हम अपनी लाइफ में इस फॉर्मूला को पूरी तरह से उतार लें, अगर हम अपने 100% एफर्ट के बाद रिजल्ट से पूरी तरह से डिटैच हो जाएं, तो क्या समाज में सफलता और विफलता की जो पुरानी परिभाषा है, वो हमेशा के लिए बदल नहीं जाएगी? अरे बाप रे, ये तो पूरी डिक्शनरी ही पलट कर रख देगा, है ना? क्योंकि अगर फाइनल रिजल्ट के मायने ही नहीं रखता, अगर सिर्फ आपका वो प्रयास, उस मूवमेंट में आपकी ईमानदारी ही मायने रखती है, तो क्या इस दुनिया में विफलता या फेलियर नाम की कोई चीज बचेगी भी? ये तो सोचने वाली बात है। क्या हम बिना फेलियर के डर के पूरी तरह से निडर लाइफ जी सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सबको सोचना चाहिए। ये सच में एक ऐसा थॉट है जो बहुत गहरी शांति दे सकता है। तो चलिए वापस चलते हैं उसी हाईवे पर जहां हमारी जिंदगी की गाड़ी दौड़ रही है। अब हमें समझ आ गया है कि हमें स्टीयरिंग को ना तो डर के मारे कसकर जकड़ना है और ना ही उसे छोड़कर पिछली सीट पर भागना है। बस हाथों को हल्के से अवेयरनेस के साथ स्टीयरिंग पर रखना है और सफर का मजा लेना है, ये जानते हुए कि बाहर मौसम कैसा भी हो, भीतर की शांति हमेशा हमारे ही हाथ में है। बहुत ही खूबसूरत बात। तो चलिए इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है ये डीप डाइव आपको सोचने पर मजबूर जरूर करेगी।